प्रिय बच्चों, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। बड़े अनुभव हैं जीवन के। 65 साल की आयु और लाखों अनुभव आप सबसे शेयर करता हूं, जिससे आप जीवन के बारे में कुछ सीख सकें, अच्छी बातें सीख सकें, दूसरों को समझ सकें। ऐसा नहीं है कि मेरा जीवन परफेक्ट है, ऐसा नहीं कि मैं कोई आदर्श पुरुष हूं, गलतियों का पुतला हूं, बुराइयों का पुतला हूं। बस ईर्ष्या नहीं करता किसी से, बचपन से ही नहीं सीखी, वो सॉफ्टवेयर ही नहीं इंस्टॉल्ड है। क्रोध आता है, अगर क्रोध भी ना होता तो संत हो गया होता। वो मैं जीवन भर हो नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्रोध अपनों पे आता है। इसलिए आता है कि ये मेरी बात मानता क्यों नहीं, ये मेरी बात समझता क्यों नहीं, ये सच्चाई को समझ क्यों नहीं रहा है, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है। इसको छोटी सी बात समझ में नहीं आती। इन बातों पर क्रोध आता है। अपना समझ के आता है, बेटा बेटी नाती पोता समझ के आता है, लेकिन आता तो है। संत को तो नहीं आता। मुझे लगता है कैसे होते होंगे संत, कितने इम्यून होते होंगे। गेरुआ पहनना ही छोड़ दिया इसीलिए, लोगों को भ्रम ना हो जाए कहीं। क्योंकि 5 साल पहना मैंने, मेडिटेशन भी काफ़ी किया, उस स्तर तक किया जिस स्तर तक कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत कुछ पाया, ईश्वर की निकटता पाई, कुंडलिनी जागरण जैसी चीज़ें भी अनुभव हुई। लेकिन मुझे लगा इसका क्या लाभ। मैंने आज तक भारत में तो कोई देखा नहीं जिसकी कुंडलिनी जागृत हो और वो लोगों के भले के लिए काम कर रहा हो। अपना तंत्र जाल फैला रहा हो अलग बात है, ज्योतिष बाँच रहा हो वो अलग बात है, लोगों को मूर्ख बना रहा हो अलग बात है। अगर वो जन कल्याण के लिए कोई एक कार्य करता, एक भी समाचार ऐसा होता कि फलाने साधु महाराज का कुंडलिनी जागरण हो चुका है, उन्होंने कोरोना के विरुद्ध ये अभियान चलाया है, इससे तो बाबा रामदेव अच्छे हैं, भले ही लोगों ने लाला रामदेव कहते हैं। व्यापार ही सही, काम तो कर रहे हैं, कम से कम औषधियां तो दे रहे हैं। व्यापार ही सही, कोई बुराई नहीं है व्यापार करने में, अनैतिक व्यापार तो नहीं कर रहे। कल मैं सोच रहा था, तमाम चर्चा आ रही थी ड्रग्स के ऊपर, हीरोइनों के ऊपर, तमाम बातों के ऊपर। मैं सोच रहा था ऐसे में बाबा रामदेव नशा मुक्ति के लिए कोई ना कोई दवा ज़रूर निकाल देंगे, और थोड़ी ही देर में चैनल पर बाबा जी प्रकट हो गए। नशा मुक्ति के लिए उन्होंने कई फार्मूले बताए, कुछ अपनी दवाएं भी बताई। मैंने कहा मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, मुझे कोई बुराई नहीं लगती इसमें। सारी दुनिया व्यापार करती है, पैसा कमाना कोई बुराई नहीं, अनैतिक तरीके से कमाना गलत है। लेकिन ये कुंडलिनी जिनकी जागृत होती है वो करते क्या है, किस संसार के किस वर्ग के भले के लिए, एक दलित के लिए, एक मजदूर के लिए, एक किसान के लिए, एक गरीब के लिए, एक बीमार के लिए, वृद्ध के लिए या पीड़ित महिलाओं के लिए कुछ किसी ने कभी किया? नहीं किया। ऐसी कुंडलिनी जागरण का लाभ क्या है? मैंने तो इन 5 वर्षों में जितना कुछ ईश्वर की निकटता अनुभव की है, मैंने आप लोगों से शेयर की। रोया हूं तो फूट फूट के रोया हूं, हंसा हूं तो खुल के हंसा हूं, बीमार रहा हूं तो छिपाया नहीं, ठीक हुआ हूं तो हंसते हंसते कांपते खांसते भी प्रकट हो गया तुम्हारे सामने। हमारे बच्चे हो, मैं कौन सा फिल्म स्टार हूं जो मुझे ये इमेज बनानी है कि आपके सामने मुझे ऐसे आना। अब बैठा ही नहीं गया तो बात अलग है, बोला ही नहीं गया तो बात अलग है, महीनों गायब हो गया। महीनों तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 10 दिन 15 दिन चैनल से गायब हो गया।
फिर भी लेटे लेटे ही सही एक आध वीडियो बना के डाल दिया। बच्चे बहुत बेचैन, बच्चे बहुत बेताब, गुरुजी को क्या हुआ, संकोच करते हैं व्हाट्सएप करने में, नाराज़ ना हो जाए। डंडी स्वामी की तरह से डंडा लिए तो रहते ही हैं हमेशा। गुरुजी पता नहीं किस बात पे नाराज़ हो जाए। अभी भी मैं बहुत सांस को मेंटेन कर रहा हूँ। अभी 35 मिनट का वीडियो बना चुका हूँ BTPUP पर, जिससे कि आप लोग वो गलती ना करें कि अफसर बनने की बजाय कहीं अंदर पहुँच जाएं। ऐसी गलतियां लोग कर जाते हैं अनजाने में। तो एक भूतपूर्व अफसर रह चुकने के नाते बताना मेरा फ़र्ज़ है। एक दो मज़ेदार वाक़या आपसे शेयर करने हैं, कोचिंग से संबंधित हैं। IAS PCS की कोचिंग 20 साल से दे रहा हूँ। क्लास चला करते थे पहले। एक बार 2 लड़के आए कि सर एडमिशन लेना है। एडमिशन ले लिया, 15-15 हज़ार रुपये एडवांस जमा कर दिए। पहले ये होता था कोई कितना भी एडवांस जमा कर दे, क्लास अलाउ कर दिया जाता था। फिर वो उसकी किस्त बांधी जाती थी कि 3 किस्तों में, 4 किस्तों में, 2 किस्तों में कर देते थे लोग। 1-2 लोग डिफ़ॉल्टर निकले, अपने ही डिफ़ॉल्टर निकले जिन पर मुझे बड़ा विश्वास था, जो मेरे बहुत अपने थे। मुझे याद आ गया एक लड़का, मेरा जब गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, एकमात्र वो लड़का था जिसने मेरे पैर दबाए, मेरी सेवा की, रात भर रुका, साइकिल से आया था, साइकिल से ही बहुत दूर गांव गया। उसने 1,25,000 रुपये मेरे पे नहीं किए। वो और उसकी बेटी दोनों पढ़ते थे। वो 45 साल की उम्र में PCS दे रहा था। उसकी बेटी 12th करने के बाद उसके साथ ही आती थी पढ़ने के लिए। अब चूँकि उसने इतनी सेवा की थी तो उसने मंथली किस्त बंधवा ली कि गुरुजी हम लोग जो हैं हर महीने इतना पैसा देंगे, पूरी फीस हमारी 1 साल में हो जाएगी। 1-2 महीने दिया, फिर कहने लगा अब गुरुजी हम सोच रहे हैं फसल बेच के इकट्ठे ही पैसे देंगे। अब मुझे मना नहीं करते बना। साल से ज़्यादा हो गया, कोर्स 15 महीने का होता था, पूरा हो गया। चूँकि दोनों पढ़ रहे थे तो मैंने उसे एक रियायत भी दी। दिमाग में कहीं एक एहसान भी था कि सेवा भी की थी उसने, पैर भी दबाए थे। मैंने असीमित कर दिया। उन दिनों जब जिस पर मैं मेहरबान होता था तो उसको मैं असीमित अलाउ कर देता था। असीमित हालांकि डबल फीस पे अलाउ होता था, लेकिन मैं उसको असीमित अलाउ कर दिया करता था। तो मैंने उन बाप बेटी को दोनों को असीमित अलाउ कर दिया। इसके बाद वो सडनली 15-16 महीने बाद गायब हो गए और नहीं आए। कोर्स उनका पूरा हो गया था, 15 महीने कोर्स होता था, कब का हो गया था। फिर नहीं आए, बोले कि हम चुका नहीं पाएंगे, हमारे साथ कुछ समस्या आ गई है। एनीवे, ऐसे ही एक और अपने थे, उनका सिलेक्शन हो गया, प्रदेश की पुलिस सेवा में उनका सिलेक्शन हो गया। उन्होंने भी मेरी जो बची हुई फीस थी नहीं दी और कहा कि सर अब हमसे भी लेंगे। मैंने कहा वैसे बेटा कायदे की बात तो ये है कि आपको तो उसमें 1,000 रुपये और मिला के देना चाहिए कि गुरुजी आपके साथ रहते हुए, और जबकि वो मेरा बहुत प्रिय छात्र है। ऐसे ही एक मेरी बड़ी प्रिय छात्रा जिस पर मुझे अखंड विश्वास था, उसने 33,000 रुपये नहीं दिए। तो जिन लोगों ने नहीं चुकाए हैं वो मेरे बड़े प्रिय ऐसे कम से कम 8-10 लोग रहे। फिर मैंने नियम बना लिया कि जब तक पूरी फीस नहीं आएगी तब तक क्लास अलाउ नहीं होगा। ऑनलाइन में तो नहीं ही होता है, मिलता ही नहीं है। रिफ़ंड कभी नहीं अलाउ रहा है कभी भी। भाई आपको मैंने क्लास में एंट्री दे दी, आप पढ़ने लगे, अब आप कहें कि हम महीने भर बाद रिफ़ंड लेंगे तो नहीं अलाउड है, चाहे कोई कुछ भी सोचे। आप किसी दुकान पे जाएं, उससे कोक खरीदें, पी लें, फिर कहें कि वापस कर दीजिए तो कौन देगा। कोई किताब आप महीने भर घर रखे रहें, फिर बुक सेलर से कहें कि किताब वापस कर लीजिए, पैसे वापस दे दीजिए। तो आजकल तो क्लास ऐसा है, एडमिशन लिया, सारे वीडियो आपके सामने ओपन हो गए, अब आप दिन रात एक करके सब देख लें, फिर कहें वह पैसे वापस कर दीजिए। तो ये नियम तो नहीं। नियम हमेशा तभी बनते हैं जब लोग धोखा देते हैं।
तो ये लोग धोखा देते हैं। अब गुरुजी के मस्तिष्क में वो शिष्य हैं जिन्होंने धोखा दिया है, तो मैं कभी बद्दुआ नहीं देता। इस बार मैंने झूठ मूठ की बद्दुआ जरूर दी थी। A5 बैच मैंने स्टार्ट किया था 11,000 रुपये में। कहीं नहीं मिलेगा आपको 11,000 में IAS की तैयारी, फुल फ्लैज बैच। अब वो 21,000 का है 2 दिन के लिए, बाकी आगे 49,000 का। एक्चुअली ये बैच 99,000 का है। मैंने इसलिए, बहुत से बच्चे ये कहते थे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो बेटा, टोकन अमाउंट, फीस न दो, दक्षिणा तो दो, 11,000 दो, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। आए, लेकिन इस बैच में वो लोग भी आए जो आर्थिक रूप से भी तंग थे और बुद्धि से भी तंग थे। काफ़ी लोग ऐसे आए। परसेंटेज उनका काफ़ी का मतलब संख्या काफ़ी नहीं, परसेंटेज काफ़ी। मान लो 20 लोगों का एडमिशन हुआ हो और उसमें अगर 15 लोग ऐसे हों तो कितना बड़ा परसेंटेज हो गया। मतलब जिन बुद्धि से भी एकदम निर्धन, 11,000 दे के जैसे तैसे बैच में घुस आए। यही नहीं पता है कि काहे की तैयारी कर रहे हैं, किस बात की तैयारी कर रहे हैं। इस बात से एक बड़ी मज़ेदार घटना याद आ रही। वो जो 2 लड़के आए थे जो 15,000 जमा किए, तो वो पढ़ते रहे, कई महीने पढ़ लिए, बैलेंस फीस जमा करने की नौबत आई तो बोले कि सर अखाड़े में कब ले जाएंगे। मैदान में नहीं ले गए आप, फील्ड ट्रेनिंग के लिए नहीं ले गए। हमने कहा फील्ड ट्रेनिंग, अखाड़ा, मैदान क्या है भाई। बोले कि सर हम लोग IPS की तैयारी करने आए हैं ना। हमने कहा बेटा ये तो न तो तुमने शुरू में कहा था, न कभी कोई बात हुई थी। तैयारी IPS की नहीं होती है, तैयारी UPSC की होती है। और फिर ये तैयारी होती है, ये ट्रेनिंग नहीं होती है। यहाँ पर कुश्ती नहीं कराई जाएगी, घुड़सवारी नहीं कराई जाएगी। बोले हम तो समझे सामने ये पार्क है तो इसमें ट्रेनिंग होती होगी। मैंने कहा बेटा प्री करोगे, मेंस करोगे, इंटरव्यू करोगे, मेडिकल में पास होगे, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तब उसके बाद ट्रेनिंग आएगी। ये कोचिंग है। तब बड़ी मुश्किल में उन्हें समझाया गया। एक NGO की एक कार्यकर्त्री महिला को उन्होंने कांटेक्ट किया कि हम गलत फंस गए, और ये वो, तो उन्होंने भी फिर उन्हें समझाया। हमारे पास उन्हें लेके आई कि गुरुजी इन्हें पता नहीं है, एक्चुअली बहुत नादान है। असल में सच बात ये है, मेरा अनुभव ये है कि सबसे नादान छात्र अगर किसी करियर में आता है तो वो IAS PCS की तैयारी करने के लिए आता है, सबसे नादान। उसका कारण क्या है कि कोई अगर कोटा जाएगा इंजीनियरिंग करने तो भाई उसका मैथ्स फिजिक्स तो तेज होगा, एक बार कम से कम जानता तो होगा, मैथ्स और फिजिक्स जानता होगा, तभी तो कोटा में तैयारी करने जाएगा इंजीनियरिंग की। कोई आकाश में अगर मेडिकल की तैयारी करने जाता है, मुझे नहीं पता, शायद आकाश मेडिकल की कराते हैं तैयारी, मैं किसी से संपर्क नहीं रखता, ना मुझे किसी के बारे में ज्ञान है, मैं अपनी जानता हूँ बस। तो उसे बायोलॉजी तो आती होगी भाई, अगर कोई MBBS करना चाहता है तो बायोलॉजी तो आती होगी, है ना। अगर कोई वकील बनना चाहता होगा तो LLB तो करेगा। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो अकाउंटेंसी तो आती होगी, गणित तो आता होगा कि नहीं आता होगा। केवल IAS का ऐसा कैरियर है जिसे कुछ नहीं आता, वो भी सपने देख सकता है, किसी कोचिंग में एडमिशन ले सकता है कि मैं IAS बनूंगा, मेरी नीली बत्ती सर पे घूमेगी, वो ये सपने देख सकता है। कुछ ना आता हो जिसे, ये लोक सेवा आयोग की कमी है। जिन्होंने एक परसेंटेज भी फिक्स नहीं किया, वो राजनीति है एक्चुअली। क्योंकि अगर परसेंटेज फिक्स कर देंगे तमाम बेरोजगार हो जाएंगे। अभी आदमी 10 साल तक तो इसी में घूमता रहता है, 15 साल तक, कि PCS दे रहा है, IAS दे रहा है ना। कुछ नहीं आता है बिल्कुल, नाम मात्र के लिए। तब भी फिर तो ये होता कि 60% से नीचे वाला बैठ ही नहीं सकता, मान लो अगर, तो तमाम लोग बाहर हो जाते, वो बेरोजगार कहलाते। अभी जो आदमी हमारे यहाँ IAS की तैयारी करता है, PCS की तैयारी करता है, वो बेरोजगार नहीं होता, उसे दहेज 4 गुना मिलता है। लड़के को बड़ी वैल्यू होती है, रिश्तेदारी नातेदारी में हीरो होता है। 7 साल से भैया तैयारी कर रहे हैं IAS की। भैया से पूछो, जहां किसी परिवार में बच्चे ने कहा कि उसे सिविल सर्विस की तैयारी, मैं कल देख रहा था KBC में, वो बिटिया जिसकी माँ घरों में खाना बनाती है, वो IAS करना चाहती है।
ऐसे बच्चे जाने कितने सपने देख रहे हैं, उनको सही व्यक्ति मिलता है कि नहीं मिलता है मैं नहीं जानता। ज़्यादातर लोगों को तो वो भैया मिलते हैं, उसके परिचय में तो कोई लड़का है जो आईएएस है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो वो भैया मिलते हैं या वो दीदी मिलती हैं। ज़्यादातर भैया ही होते हैं ऐसे लोग। दीदियों की तो जल्दी शादी हो जाती है, 2-4 साल इंतज़ार करते हैं, माँ बाप शादी कर देते हैं पकड़ के। भैया लोग अपना छुट्टा घूमते रहते हैं, ना शादी होती है, माँ बाप के हाथ में तो है नहीं कि कर दें, तो वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। नाते रिश्तेदारी में किसी बच्चे ने सोचा कि वो सिविल की तैयारी करेगा, तो माँ बाप पकड़ के उन भैया के पास ले जाते हैं कि चलो तुम्हें फलाने राहुल भैया के पास, मैंने यूं ही नाम ले लिया, राहुल भैया के पास ले चलते हैं। 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। ये कहते समय उनके चेहरे पर आश्चर्य, भय, बड़ी ईर्ष्या, बड़ा सम्मान होता है, जबकि होना चाहिए यार एकदम निकृष्ट, 7 साल से पास नहीं हुआ, हर साल एग्ज़ाम देता है, कभी पास नहीं हुआ। अरे 1-2 साल देख लिया, 2 साल देख लिया, 7 साल से एग्ज़ाम दे रहा है, पास नहीं हुआ, ये सम्मान की बात है? ये तो शर्म की बात है कि दूसरों को उल्लू बना रहे हैं। लेकिन हमारा भारतीय समाज महान है। दहेज में मेरे एक परिचित हैं, उन्होंने कोल्ड स्टोरेज दिया अपनी बेटी की शादी में। जी हाँ, इटावा में बकेवर और महेबा के बीच में गांव में मेरे एक परिचित मित्र रहते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने बेटी की शादी में कोल्ड स्टोरेज, उनके 2-3 कोल्ड स्टोरेज हैं, भट्टे हैं, तो ये कोल्ड स्टोरेज दिया। बोले कि लड़का डिजर्व करता था इसलिए दिया। मैंने क्या करता? आईएएस 3rd ईयर में पढ़ रहा था। आईएएस 3rd ईयर में मुखर्जी नगर में पढ़ रहा था। पहले वो जयपुर में पढ़ा, इंदौर में पढ़ा, जाने कहाँ कहाँ पढ़ा, लेकिन बाद में मुखर्जी नगर में एडमिशन हो गया। अब तो श्योर है 3rd ईयर में है, अगले साल कलेक्टर हो जाएगा। आज भी भाड़ झोंक रहा है लड़का। ये बात मैं बता रहा हूँ 20 साल पहले की। भाड़ ही झोंक रहा है, मतलब कुछ नहीं कर रहा। ये हमारा भारतीय समाज है। आईएएस की तैयारी करना बड़े सम्मान की चीज़ है। लोगों की आंखें फैल जाती हैं, क्या कर रहे हैं? आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। यार तैयारी 12 लाख करते हैं, 17 लाख 18 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 12 लाख जो है लोग एग्ज़ाम दे आते हैं जाके, 500-700 लोग पास होते हैं। तैयारी करना कौन सी बड़ी बात है? इसलिए यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि बड़े फनी मोमेंट्स लाइफ मैंने देखे। तो वो अखाड़ा और कुश्ती पूछ रहा था, बड़ी मुश्किल में वो उसकी समझ में आया कि ये क्या चीज़ होती है, जबकि उसे प्रॉस्पेक्टस दिया गया था। 1 घंटे की काउंसलिंग मेरी थी, वीडियो था मेरा, वो पूरा दिखाया गया था एडमिशन टाइम पर, और छपे हुए पैम्फलेट बहुत सारे थे जिसमें सब कुछ बताया गया था कि प्री ऐसे होता है, फिर मेंस होता है, फिर ये होता है, सब कुछ बताया गया। स्टिल अभी ऐप क्लास में हमारा पेड ऐप है, सिवाग ऐप है, उसमें फ्री सेक्शन में तो चेक करने के लिए कुछ किताबें डाल दी गई हैं और टेस्ट करने के लिए कि ऐप ठीक चल रहा है स्टूडेंट के लिए, वो थोड़े से वीडियो डाल दिए गए। बाकी तो जब वो फीस जमा करता है तब उसे वीडियो ओपन होते हैं, जो कि 600-700 हैं, या जो नया बैच है जो 11,000 का था वो 21,000 का है आज की डेट में 30 सितंबर तक। इसके बाद ये 49,000 का है। तो उसमें वीडियोस 200-250 पड़े हुए हैं और आगे लगातार पड़ेंगे। अभी वो सेक्शन अलग है जब फीस पे कर देते हैं। अब एक लड़का फीस पे कर दे रहा है, कर चुका है, लेकिन फ्री वीडियो ही देखने में लगा है, और फ्री वीडियो को 2 महीने देखता रहा लगातार। 8-10 वीडियो हैं, 5-7 होंगे, 8-10 होंगे। बाद में मैसेज कर रहा बड़े नाराज होकर कि यही वीडियो हम कब तक देखते रहेंगे, आप तो नया कुछ पढ़ा ही नहीं रहे। मैंने कहा कि तुम कहाँ सो रहे हो, डेली नया वीडियो अपलोड होता है, मैंने तो नवंबर तक के वीडियो अपलोड कर दिए एडवांस में। तो कोई जवाब नहीं। आप इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। हमने एडमिशन ले लिया तो क्या यही 5 वीडियो देखने के लिए एडमिशन लिया? मुझे कुछ माथा ठनका, मैंने कहा क्या बात है क्या नहीं है। मैंने कहा कहाँ वीडियो देख रहे हो तुम? कोई जवाब नहीं। फिर पूछा, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने अपनी तरफ से एक वीडियो बना के डाला कि वीडियो यहाँ हैं, स्क्रीनशॉट लेके दिखाया, फ़ोटो लेके
कि वीडियो यहाँ है, तब उसे वो वीडियो मिले, जबकि कुछ नहीं है। फ्री मटेरियल अलग है, पेड सेक्शन अलग है, वीडियो दिखाई दे रहे हैं। मंथ वाइज वीडियो पड़े हुए हैं, मई की वीडियो, जून की वीडियो, जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के, एडवांस में पड़े हुए, लेकिन नहीं देखना है। बेटे आप ताज्जुब करेंगे, यहाँ ऐसे ऐसे लोग एडमिशन लेते हैं जिन्हें लॉगिन का मतलब नहीं पता, जिन्हें डाउनलोड का मतलब नहीं पता। ऐप क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, डाउनलोड का मतलब नहीं पता। जब मैंने कहा कि तुमने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो बोले मतलब, इसके बाद जवाब आ रहा है मतलब। मैंने कहा डाउनलोड का मतलब मैं क्या समझाऊं? तुम युवा पीढ़ी की कैसे स्टूडेंट हो, तुम्हें डाउनलोड नहीं पता? डाउनलोड ऐप करोगे, फिर इंस्टॉल करोगे, अपने किसी साथी से पूछो, मैं यहाँ से कैसे बताऊं? कि नहीं तो मतलब वो हमें आपकी वीडियो जैसे यूट्यूब पे दिखते हैं वो नहीं दिखेंगे। हमने कहा बेटा यूट्यूब की वीडियो फ्री हैं, ऐप तुम्हें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, उसमें तुम्हें वो वीडियो दिखेंगे जो फीस पे करने के बाद दिखते हैं। तुम बच्चों ताज्जुब करोगे, 2 घंटे खोपड़ी मारने के बाद मैं उसे समझा पाया कि डाउनलोड कैसे होता है। फिर मैंने कहा कि अपने किसी घर के बड़े से बात कराओ तो सब अनपढ़ थे, उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, मम्मी ताऊ जी फलाने ढिमाके, कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अब मैं क्या करता? मैंने कहा कि कोई और ऐसा हो जो थोड़ा तुमसे ज़्यादा जानता हो। बाज़ार में जाओ, किसी मोबाइल की कंप्यूटर के दुकानदार से बात कराओ, तो दुकानदार है। उसने कहा वो 200 रुपये मांग रहा है। हमने कहा बेटा देना पड़ेगा, जब तुम्हें नहीं आता तो मैं क्या करूं? तब उसने 200 रुपये दिए किसी दुकानदार को और ऐप डाउनलोड करवाया। इतने नादान लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, दे नो नथिंग। ये लोक सेवा आयोग की बहुत बड़ी कमी है कि जिसने सिर्फ ये कह रखा है कि ग्रेजुएशन में अपियरिंग कैंडिडेट भी पीसीएस वो आईएएस का प्री एग्ज़ाम दे सकता है। बहुत बड़ी कमी है, जिसके कारण कोई भी मुंह उठा के चला आता है। मुझे इस चीज़ से बहुत चिढ़ महसूस होती है, बहुत क्रोध आता है कि आप एक परीक्षा देने जा रहे हैं, पहले आप सिलेबस तो देख लीजिए, क्या आप उसको कर सकते हैं? इतना सारा आप पढ़ सकते हैं कि नहीं? आपको जीएस अकेले में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, संविधान, पब्लिक पॉलिसी, और इसके अलावा आपको तमाम सारा मेंस की तैयारी, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी, हिंदी, अंग्रेज़ी, ये सब। लोग मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो ऑटोमेटिक मैसेज जाता है, अंग्रेज़ी में लिखा हुआ वो मैसेज उनकी समझ में नहीं आता। कई बच्चे कहते हैं सर हिंदी में लिख दीजिए। मैंने कहा नहीं, यही टेस्ट है, ये मैसेज भी जिनकी समझ में नहीं आता मैं उन्हें एडमिशन नहीं देता। इंग्लिश कंपलसरी है, आपको 25% नंबर लाने हैं। अगर आपको वो इतनी भी अंग्रेज़ी नहीं आती है तो आप एडमिशन मत लीजिए। मैं पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं ईमानदारी से पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। आईएएस रैंक अफसर रहा हूँ, मुझे वो चीज़ नहीं है कि धंधेबाजी में आ जाओ उसके बाद उल्लू बना दे। बड़ी तकलीफ़ होती है। तो एक तो वो अखाड़ा ढूंढ रहा था, इसके अलावा एक बार एक महोदय आए, लड़के को पकड़ के हाथ से ले आए। लड़का ऐसे उज़्बक की तरह आ रहा था, चारों तरफ देखता हुआ जैसे पकड़ में आ गया हो। मुझसे बोले ये आ नहीं रहा था, मैं ले आया इसको। ये ऐसे ही घूमता रहता आ रहा था, बिल्कुल ऐसे ही मुख मुद्रा थी उनकी, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। ऐसे ही घूमता रहता आवारा सा, ना कोई काम न धाम। मैं सोचा एक जगह भर्ती करा दूँ कहीं। साहब आप काहे की तैयारी कराते हो? मैंने कहा मैं किसी की भी कराता हूँ, आपको नहीं कराऊंगा। हमारे यहाँ आवारा लोगों को कोई काम नहीं। नहीं साहब जो फीस बताओ देने को तैयार हूँ, मैं डबल देने को तैयार हूँ, आप इसे बस रोको खाली। वो ऐसा लग रहा था जैसा गांव में बछड़े होते हैं, जो बछड़ा तो जानते हो ना, गाय का बछड़ा, जब पहली पहली बार सड़क पर निकलता है और ट्रक निकलता है बगल से, तब वो बिदक के भागता है चारों तरफ, उस तरह का लड़का था वो। डबल फीस देने को वो तैयार थे, सिर्फ ये कि उनके बछड़े को बिदकने से बचा लिया जाए। एक और आए, बोले कि साहब इसको एसएसपी बनवाना है, खर्चा बताओ, इसको अकेले पढ़ाना होगा, जो पैसा बताओ नक्की करो साहब। उधर के ही थे, पंजाब साइड के। नक्की करो साहब, इसे 5 गुनी ले लो,
10 गुनी ले लो, मुझे समझ में आ गया हरित क्रांति का प्रभाव, ग्रीन रेवोल्यूशन का। 5 गुनी ले लो, 10 गुनी ले लो, इसको अकेले पढ़ाओ। मेरे लिए बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। 2002 का टाइम था, 2 बैच चलते थे, एक में 1 लड़की पढ़ती थी, एक में 8 लड़के लड़कियां पढ़ते थे। मैं एक बैच और चला देता, 5 गुनी फीस ले लेता। अकेले तो पढ़ा ही रहा था, जब एडमिशन ही नहीं होंगे तो अकेले ही तो पढ़ाऊंगा। तो एक बिटिया पढ़ती थी, वो जो बाद में एसडीएम हो गई, रेखा, तो एक इनको भी दे देता एडमिशन। बाद में तो कहना बहुत आसान था कि भाई मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, या कह देता इंटरव्यू में 5 करोड़ मांग रहे हैं, ना वो दे पाते। लेकिन ये सब दंडफंद करना होता तो बेटा, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट था मेरा, जिससे मैंने 15 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। 15 ईयर्स पहले ही करोड़ों कमा सकता था, रोज़ लाखों कमा सकता था, महीने में करोड़ों कमा सकता था, कोई कमी नहीं थी अगर घूसखोरी पे आमादा होता। बड़े बड़े मज़ेदार अनुभव हैं जीवन के। लोग ये समझते हैं कि पैसे से सिलेक्शन होता है। जिस साल मेरा पीसीएस में हुआ था, भर्थना का कोई लड़का नहीं बचा होगा जिसने पीसीएस का एग्ज़ाम न दिया हो। सब दे आए, हर साल देते रहे, फेल होते रहे। एक हलवाई थे, उन्होंने अपने लड़के के लिए तो लोक सेवा आयोग पहुंच गए, पोटली में पैसे बांध के। उस जमाने में 50,000 रुपये बांध के पोटली में लोक सेवा आयोग में घुस गए, सचिव के कमरे में। बड़ी मज़ेदार घटना हुई। 3 बार वो लड़का एग्ज़ाम दे चुका, पास नहीं हुआ। फिर वो 50,000 रुपये लेके पोटली में बांध के और झोले में भर के लोक सेवा आयोग में गए, सचिव से मिलना है। चपरासी ने कहा क्यों मिलना है? कि वो पर्सनल काम है। अच्छा, अधिकारियों से मिलने के लिए कोई मना तो करता नहीं है। उन्होंने कहा पर्ची लिखो, पर्ची लिखवा ली, नाम वाम लिखवा लिया। कहाँ से आया? तब आधार कार्ड तो होता नहीं था, वो लिखवा लिया सारा डिटेल। इसके बाद वो अंदर घुस गए, वहाँ पहुँचे, पोटली खोल के सामने रख दी, बता रहे थे, क्योंकि वो जब छूट के आए थाने में से जमानत हो गए, क्योंकि एफआईआर लिखा दी कि उनकी जेल भेज दिया गया। पोटली खोल दी कि साहब ये रख लो, इसको जो है वो बनाना है, सीओ बनाना है, डिप्टी एसपी। उन्होंने फटाफट जो है, एलआर सिंह थे हमारे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, सचिव लोक सेवा आयोग, बहुत स्ट्रिक्ट और रिजिड आदमी थे। कोई भी होता, हाँ ये कोई होता थोड़ा मजाक में लेता तो भगा देता, लेकिन लिखा दी एफआईआर, फॉर्म जेल भेज दिया, जमानत वमानत करा के अपना। तब हर्थना वाले लोगों को समझ में आया कि पीसीएस होने का मतलब कुछ होता है, पीसीएस यूं ही नहीं हो जाते। हालांकि जो लोग हमें जानते थे वो बहुत अच्छे से जानते थे कि इनके पास धेला नहीं है देने के लिए घूस का। ये अपने दम पे ही निकले होंगे, ये पैसे दे के निकलने वाली पार्टी नहीं है। बड़े बड़े मज़ेदार अनुभव जीवन के हैं, तुम सब बच्चों से शेयर करता हूँ। आज तो ये बोलने की प्रैक्टिस है, महीना भर हो गया अस्वस्थ रहते हुए, बोला नहीं जा रहा था, सोचा कुछ हल्की फुल्की बात करता हूँ। तो एक तरह की प्रैक्टिस समझ लो, थोड़े से अनुभव भी सुना दिए, थोड़ा सा तुम्हें ज्ञान भी दे दिया, ठीक है। अनुभव इतने हैं कि कहाँ तक सुनाऊं। मज़ा तो सब में आएगा तुम्हें सुनने में, लेकिन सुनाऊंगा वही जिनसे कुछ सीख मिलेगी। इससे थोड़ी सीख मिलती है कि यूपीएससी या पीसीएस सबके लिए नहीं है, इस गलतफहमी मत रहना। मेरा एक सेंटेंस याद रखना, इतना आसान नहीं है कि हर कोई हो जाए, और इतना कठिन नहीं है कि कोई भी ना हो सके। मेरी बात याद रखिए। थैंक यू।